हाय गाइस। सो होप आप सब बिल्कुल ठीक है। एंड मेरा नाम है यश। और आज अपने जिस रीडिंग के साथ शुरू करने वाले हैं दैट इज़ रीडिंग नंबर 42, इंट्रोडक्शन टू कमोडिटीज़ एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स। आई रिपीट, रीडिंग नंबर 42, इंट्रोडक्शन टू कमोडिटीज़ एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो ये चैप्टर आज अपने शुरू करने वाले हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर को मैंने कैसे कंप्लीट करने का प्रोग्राम बनाया है उसको मैं एक बार शेयर कर लेता हूँ आपके साथ, जिससे कि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज की क्लास के लिए मैंने कुछ समरी नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, मैंने कुछ समरी नोट्स का एक पीडीएफ तैयार किया है। तो ये पीडीएफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो पीडीएफ है, 5 पेजेस का एक पीडीएफ मैंने तैयार किया है। ठीक है, आई एम जस्ट रनिंग थ्रू इट। तो बेसिकली ये जो पीडीएफ मैंने तैयार किया है इसमें मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी डाले हैं, और प्लस मैंने कोर के जो एग्जाम्पल्स है कुछ 7-8 एग्जाम्पल्स भी मैंने डाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो 7-8 एग्जाम्पल्स और कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप इस क्लास को करने बैठेंगे, ठीक है, तो उसके पहले प्लीज़ ये पूरे के पूरे पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इसके लिंक को खोल कर उसके बाद इसका प्रिंट आउट लीजिएगा और प्रिंट आउट लेकर ही इसको अटैच करके बैठिएगा। ठीक है, तो उस समय आपको यू विल बी मोर कंफर्टेबल वॉचिंग द वीडियो, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाऊंगा मैं इनका रेफरेंस लेकर ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे ही प्रिपेयर्ड नोट्स हैं। ठीक है, तो मैं इनका रेफरेंस ले लेके आपको पढ़ाऊंगा, और आपको कोई एलूफनेस नहीं लगे, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो कि मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, कौन सा मटेरियल है। तो उसी के लिए मैंने उसको अटैच कर दिया। तो प्लीज़ इसका प्रिंट आउट लेकर बैठिएगा। ठीक है, ओके। सो अपने जिस चैप्टर के साथ शुरू कर रहे हैं दैट इज़ कमोडिटीज़ एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो कमोडिटी का जो चैप्टर था वो तो अपने लेवल 1 में भी था, जिसमें अपने कमोडिटीज़ के बारे में एक मिनिस्क्यूल डिस्कशन किया करते थे। ठीक है, कि अपने बोला करते थे कि जो कमोडिटीज़ होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उतना डीप भी अपने नहीं गए थे कमोडिटीज़ के अंदर। अपने सीमित थे कि भाई कमोडिटी का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कैसे कैसे होता है। तो जैसे अपने पढ़े थे कि फिजिकल इन्वेस्टमेंट होता है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू होता है, कमोडिटीज़ का फंड होता है, डेरिवेटिव्स में प्राइमरी इन्वेस्टमेंट होता है कमोडिटीज़ का। ठीक है, तो ये सब अपने कुछ ना कुछ थोड़ा सा पार्ट देखे थे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के टॉपिक के अंदर। ठीक है, सो नाउ अपने क्या करने वाले हैं, CFL L2 में जो कमोडिटीज़ का रीडिंग है वो थोड़ा सा डिग्ड इन है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिग करके पढ़ाया गया है, तो हम लोग को भी उसको थोड़ा सा डिग करके समझना होगा। और इसमें क्या है ना, इट्स अ मिक्स ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, तो थियोरी जो है जो मगअप करने का है, ठीक है, जिसपे कुछ उतना समझने का नहीं है, और जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है वो दोनों मिक्सड है इस चैप्टर के अंदर। तो हम लोग को दोनों को अपने अपने रिस्पेक्टिव वेज में टैकल करना पड़ेगा। वी हैव टू पे रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, बिकॉज एनीथिंग कैन बी टेस्टेड इन द एग्जाम। As an L2 student, you have to think that everything is going to be tested in the exam, and you have to prepare that particular thing very properly. ठीक है, आप उसमें कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपने कुछ भी छोड़ा और वो एग्जाम में आ गया, एक पर्टिकुलर आइटम सेट पूरा बनाकर दे दिया गया, ठीक है, तो फिर आपका मार्क्स जो है वो लूज हो जाएगा। ओके, सो मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए ना करिकुलम के एग्जाम्पल्स, उसको अपने सारे करने वाले। सो देयर आर सम 24-25 एग्जाम्पल्स दैट हैव बीन गिवन। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो सिंगल मल्टीपल चॉइस एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए, सिंगल मल्टीपल चॉइस एग्जाम्पल्स रखने का उसको करने का मेन बेनिफिट्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी तो CFA इंस्टीट्यूट ने अपना जो पेपर सेटिंग का पैटर्न है उसको चेंज कर दिया है। जैसे पहले क्या हुआ करता था कि एक 2-3 पैराग्राफ्स दिया रहता था और उसके ऊपर 6 क्वेश्चंस पूछते थे। ठीक है, तो इट वाज एन आइटम सेट कंसिस्टिंग ऑफ 6 क्वेश्चंस। नाउ उसको चेंज कर दिया है, and institute now has the flexibility to set an item set of any questions, any amount of questions. It may be a 1 question item set, it may be a 2 question item set, it may be a single multiple choice, it may be a 15 question item set. तो इंस्टीट्यूट ने ना अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया है कि वो कैसे भी क्वेश्चन को सेट कर सकता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि सिंगल मल्टीपल चॉइस करने से जो चैप्टर है ना वो मेमोराइज हो जाता है, और कुछ चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में मैंने देखा है कि 24-25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर, सिंगल मल्टीपल चॉइस, जिसको अपने चैप्टर के साथ साथ मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो जो एग्जांपल्स मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है उन एग्जांपल्स को प्लीज़ आप कर लें। ठीक है, क्योंकि उसको करने से आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ेगा, और प्लस ये इंपॉर्टेंट भी है नाउ फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने इस चैप्टर के, कैसे मैंने इस चैप्टर को बांटा है। ठीक है, तो मैं अपने PDF में जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें आपको दिखाता हूँ। सो दिस चैप्टर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 है आपका LOS A B and C। तो LOS A B and C, ये देखिए A B C। ठीक है,
दिस इज़ पार्ट 1। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक स्टिकी नोट डाल देता हूँ, दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर, पार्ट 1, ठीक है ना। तो इसको हटा दिया जाए, ठीक है। तो ये पार्ट 1 हो गया चैप्टर का ना। उसके बाद LOS D E और F जो है दैट इज पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर, ठीक है। LOS D E एंड F इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो यहाँ पर मैं वापस एक स्टिकी नोट डाल देता हूँ, पार्ट 2, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है चैप्टर का। थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज LOS G and H। तो LOS G and H इज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो यहाँ पर भी एक स्टिकी नोट डाल देता हूँ, पार्ट 3, ठीक है। तो ये पार्ट 3 है चैप्टर का, LOS G और H, एंड LOS I and J इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। I और J इज पार्ट 4। तो एक स्टिकी नोट और बना दिया जाए, पार्ट 4, ठीक है। तो 4 पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया है। फिर से पार्ट्स को बोले एक बार, A, B and C इज पार्ट 1, ठीक है। A, B and C इज पार्ट 1, D, E and F इज पार्ट 2, ठीक है। उसके बाद G and H इज पार्ट 3 एंड I and J इज पार्ट 4, ठीक है। तो मैंने 4 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया है। तो अपने 4 वीडियोज इस चैप्टर के ऊपर रखेंगे, ठीक है। हर एक वीडियो में हम लोग एक एक पार्ट को कवर करते जाएंगे, ओके। सो आज के वीडियो में अपने LOS A, B and C को कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये अपना पार्ट 1 है। तो मैंने इस PDF में भी मेंशन कर दिया है कि कितने पार्ट्स में चैप्टर को बांटा गया है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इन LOSs को लेकर थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि बेसिकली हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो LOS A, B and C किस चीज़ के बारे में बात करता है? LOS A, B and C एक इंट्रोडक्टरी LOS है, जो कि थोड़ा सा एक थियोरेटिकल LOS भी है। तो उसको टैकल करने का जो तरीका है ना, वो मैंने थोड़ा सा डिफरेंटली प्रिपेयर किया है, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पॉइंट्स नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि वी आर गिविंग द CFA एग्जाम, और CFA एग्जाम में हम लोग को पॉइंट्स रट के कुछ करना नहीं है, क्योंकि वी हैव टू रिकलेक्ट, वी डू नॉट हैव टू रिप्रोड्यूस, वी डू नॉट हैव टू राइट द पॉइंट्स इन द एग्जाम, वी हैव टू मार्क द मल्टीपल चॉइस करेक्टली। तो हम लोग इस LOS को थोड़े से डिफरेंट वे में करने वाले, एग्जाम्पल्स उठा के करने वाले हैं। तो बेसिकली LOS बात किसके बारे में करता है? ये LOS बात करता है कि कमोडिटीज़ किस किस टाइप्स के होते हैं, कमोडिटी के क्या क्या सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे एनर्जी हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, मेटल्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, ठीक है, और कैश क्रॉप्स हो गया। तो कैसे कैसे टाइप्स के कमोडिटी सेक्टर्स होते हैं और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटी सेक्टर्स। उसके बाद ये LOS बात करता है कि सारे के सारे जो कमोडिटी सेक्टर्स है उनका लाइफ स्पैन क्या है, ठीक है ना, लाइफ साइकिल क्या है, प्रोडक्शन का लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है। और उसके बाद ये LOS बात करता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमोडिटीज़ का वैल्यूएशन एंड स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स का वैल्यूएशन। तो कमोडिटीज़ एंड स्टॉक्स और बॉन्ड्स के वैल्यूएशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने के लिए बोला है, ठीक है। ओके, सो ये हुआ अपना पार्ट 1। पार्ट 2 किसके बारे में बात करता है? पार्ट 2 कंसिस्टिंग ऑफ LOS D, E and F, इट टॉक्स अबाउट, देखो सबसे पहले तो ये बात करता है कि हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन अ कमोडिटी मार्केट। एक कमोडिटी मार्केट के अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं? तो जैसे हेजर्स, स्पेक्यूलेटर्स, आर्बिट्राजर्स, कमोडिटी एक्सचेंजेस, एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है ना, तो ट्रेडर्स, तो ये सब कुछ कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं कमोडिटी मार्केट्स के अंदर, ठीक है। तो हर पार्टिसिपेंट का अपना एक फीचर होता है, हर पार्टिसिपेंट का अपना एक काम होता है कमोडिटी मार्केट में, ठीक है। हर पार्टिसिपेंट कुछ ना कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उन पार्टिसिपेंट्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग इस LOS में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देन वी आर गोइंग टू स्टडी थियरीज ऑफ कमोडिटी फ्यूचर रिटर्न्स। तो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट होता है ना कमोडिटी मार्केट में, दैट इज प्राइमरली वाया डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो आजकल कोई भी फिजिकली ट्रेड नहीं करता है कमोडिटीज़ के अंदर, परंतु डेरिवेटिव्स में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होता है कमोडिटी मार्केट में, ठीक है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स इज लाइक अ वेरी एक्टिव मार्केट। सो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कमोडिटी फ्यूचर्स का क्या क्या थियरीज होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में 3 थियरी के बारे में बात की है। वन इज़ द इंश्योरेंस थियरी, सेकेंड इज़ द हेजिंग प्रेशर थियरी एंड थर्ड इज़ द थियरी ऑफ स्टोरेज। फिर से मैं बोलता हूँ, 3 थियरी के बारे में बात की है, हेजिंग प्रेशर थियरी, इंश्योरेंस थियरी एंड थियरी ऑफ स्टोरेज। तो ये तीनों थियरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी द डिफरेंसेस बिटवीन द स्पॉट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड अ फ्यूचर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। तो ये पार्ट 2 जो है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर का आगे का बेस बनाएगा। और ये पार्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो आप इस चैप्टर पे कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, और मैं उसको इतना ईजी बना दूंगा आपके लिए कि आपके लिए समझना एक खेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ पार्ट 2।
पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर कंसिस्टिंग ऑफ LOS G and H। तो पार्ट 3 कंसिस्ट ऑफ LOS G and H। तो LOS G and H पे बेसिकली क्या है मैं आपको बोलता हूँ। तो मैंने आपको अभी अभी बोला कि कमोडिटी इन्वेस्टमेंट इज प्राइमरली मेड बाय द फ्यूचर्स मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। तो बेसिकली डेरिवेटिव मार्केट में अगर आप एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं तो बेसिकली व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिटर्न दैट यू कैन अर्न। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न दैट हैव बीन मेंशन्ड हियर। वन इज द प्राइस रिटर्न, वन इज द रोल रिटर्न and the third is the collateral return. Price return, roll return and the collateral return. So we are going to study each one of them, what is their significance, कैसे उनको कंप्यूट किया जाता है, ठीक है, और उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, एंड देन in the last part we have LOS I and J. So these two LOSs focuses on two things. The LOS I focuses on commodity swaps. तो swaps तो आप जानते हैं A to B, fixed for floating swap। एक नॉर्मल स्वैप को तो आप जानते हैं। अब एक कमोडिटी स्वैप किस किस तरीके का होता है, उसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस होता है, तो अपने उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद कमोडिटी इंडेक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कमोडिटी इंडेक्सेस के ऊपर भी एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस। तो बेसिकली यहाँ पर 4 टाइप के इंडेक्सेस के बारे में बोला गया है, ठीक है। उसके बाद उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसिकली चैप्टर का आउटलाइनिंग है। तो मैं एक बार फिर से अगर अपने चैप्टर को समराइज करें, क्योंकि चैप्टर को ना समराइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो एक बार समराइज करें तो इस चैप्टर में अपने क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपने पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कमोडिटी सेक्टर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज द लाइफ स्पैन। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमोडिटीज एंड स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स वैल्यूएशन। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पूरा का पूरा कमोडिटीज़ का फ्यूचर मार्केट क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उसमें कौन कौन सी थियरीज होती है, स्पॉट एंड फॉरवर्ड्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है कमोडिटी मार्केट में। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी इन पार्ट 3 दैट इज if we are trading actively in the futures market, what are the types of returns that we can earn. So there are 3 types of returns, okay, collateral return, roll return and we have the price return. And in part 4 we are going to study about commodity swaps and indexes. तो अगर ये आउटलाइनिंग आपका रहा चैप्टर के बारे में तो चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है ना। उसको टैकल करना, उसको याद रखना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो आप भी ये आउटलाइनिंग फ्रेम कीजिए अपने माइंड के अंदर, ठीक है। ओके, सो इतना इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। मैं ये PDF का जो लिंक है पूरा का पूरा अटैच कर दूंगा, जिसको आप खोलकर उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेके उसके बाद ही इस वीडियो को करने बैठिएगा, ठीक है। उसके बाद ही इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, नाउ तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 1 दैट इज LOS A and B एंड LOS C। LOS A, B and C जो हम लोग का पार्ट 1 है उससे शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर थियोरेटिकल स्टफ बहुत है। तो थियोरेटिकल स्टफ होने के नाते यहाँ पर ना इंस्टीट्यूट के मटेरियल में पॉइंट्स भर दिए गए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स भर दिए गए हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि इतने सारा पॉइंट्स के कारण ना इट्स बिकमिंग लाइक अ BCom टाइप एग्जाम। मतलब कि आपको पॉइंट्स रटने पड़ेंगे तो उसमें मज़ा भी नहीं आएगा, मोनोटनी बहुत होगा और प्लस आपको लगेगा कि आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने एक एग्जाम्पल्स का एक लिस्ट प्रिपेयर किया है। सो आई हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स ओवर हियर। ये देखिए कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो कोर से ही लिए गए हैं। तो बेसिकली अपने क्या करने वाले हैं, इन इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। देयर आर 7 illustrations over here which cover all the 3 LOSs. So we are going to solve all the 7 illustrations. उन illustrations को सॉल्व करते करते ही अपने सीखने वाले हैं कि इन LOSs में हम लोग को एक्चुअली क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो rather than doing it point wise, what I'm doing is I'm making it in an interactive way, जहाँ पर अपने क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रह जाएंगे और ऊपर से कुछ मोनोटनी भी नहीं होगा, कुछ इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग इस पूरा का पूरा LOS को उठा लेंगे, ठीक है। LOS A, B and C बिकॉज दे प्रैक्टिकली वेरी इजी LOSs बट वेरी थियोरेटिकल। तो थियोरेटिकल में सिर्फ पॉइंट्स तो रट नहीं सकते ना, बिकॉज वी डो नॉट हैव टू रिप्रोड्यूस, वी जस्ट हैव टू रिकलेक्ट। सो वी विल सी व्हाट इज देयर एप्लीकेशन थ्रू सम्स। ओके, नाउ सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव, एग्जांपल 1। एग्जांपल 1, commodity sector demand. Industrial activity most likely affects the demand for which of the following commodities. तो बेसिकली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्या होता है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होता है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन हो रहा है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो एक्टिविटी हो रहा है डेली टू डेली, ठीक है ना, तो उसको अपने बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे जो स्ट्रेस है उसको अपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कौन से सेक्टर का, कौन से कमोडिटी सेक्टर का डिमांड को इफेक्ट करता है, ये अपने को जानना है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कौन से कमोडिटी सेक्टर के डिमांड को इफेक्ट करता है, ये हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले बोला है कॉपर। तो कॉपर इज लाइक एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इट्स लाइक एन इंडस्ट्रियल मेटल। तो बेसिकली कॉपर तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है ही, क्योंकि कॉपर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम आता है, कॉपर इलेक्ट्रिसिटी के इंडस्ट्री में काम आता है, कॉपर ड्यूरेबल गुड्स में काम आता है।
कॉपर और भी कई सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है जो बेसिकली इकोनॉमिकली सेंसिटिव है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी, ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी, इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी, सो ऑल दीज इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन द इकोनॉमी। सो बेसिकली जो इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगा तो उससे कॉपर का भी तो डिमांड इफेक्ट होगा ना, ठीक है। सो आई थिंक द राइट आंसर विल बी कॉपर। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट ऑप्शन, नेचुरल गैस। तो बेसिकली नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस आपके एनर्जी के अंदर आता है, सो इट्स इन द एनर्जी सेक्टर, ठीक है। जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है दैट इज एनर्जी सेक्टर, उसके अंदर आता है नेचुरल गैस, ठीक है। तो बेसिकली नेचुरल गैस क्या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है कि वेदर रिलेटेड के ऊपर? वेदर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है ना, वेदर, ठीक है। तो वेदर के ऊपर अगर वो ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए तो जो भी नेचुरल गैस के प्लांट्स होते हैं, एनर्जी प्लांट्स होते हैं, वो सारे आपके कोस्टल रीजन्स में होते हैं, ठीक है। सो इट इज़ नॉट मेनली प्राइमरली डिपेंडेंट अपॉन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, बट इट्स डिपेंडेंट अपॉन द वेदर, इट्स डिपेंडेंट अपॉन द इकोनॉमिक ग्रोथ, इट्स डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि कैसे आप नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी भी आपको चाहिए रहती है। क्रूड ऑयल, जब आप नेचुरल गैस को प्रोसेस करके क्रूड ऑयल बनाते हैं तो उसमें आपको रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छा होगा दैट कैन सेव योर टाइम एंड योर कॉस्ट, ठीक है। तो बेसिकली नेचुरल गैस उन सब फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के ऊपर उतना ज़्यादा भी डिपेंड नहीं करता है। नंबर सी है सॉफ्ट्स। सॉफ्ट्स का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट्स का मतलब होता है कैश क्रॉप्स। तो बेसिकली जूट हो गया, कॉटन हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब जो क्रॉप्स होते हैं ना उनको कैश क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो कैश क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि जिन क्रॉप्स को आप फर्दर प्रोडक्शन करके एक फिनिश्ड गुड बनाकर आप उसको बेच सकते हैं मार्केट में, आप उसका एक भली भांति बिजनेस कर सकते हैं। जैसे जूट, तो जूट का जो प्रोडक्शन होता है, रॉ जूट जो उगाया जाता है, ठीक है। तो रॉ जूट जब उगाया जाता है तो बेसिकली क्या होता है कि रॉ जूट को उगाकर उसको फैक्ट्रीज में लेके जाते हैं, फैक्ट्रीज में लेके जाके उसका सैक्स बनता है, जूट के सैक्स बनते हैं, जूट के बैग्स बनते हैं, ठीक है। और भी कई सारी मटेरियल्स हैं जो जूट से बन सकती है। तो उन सब मटेरियल्स को बना के फिर उनको बाजार में बेचा जाता है। तो बेसिकली दीज आर क्रॉप्स दैट कैन एक्चुअली प्रोड्यूस कैश, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स और दे आर कॉल्ड सॉफ्ट्स, ठीक है। नाउ तो बेसिकली सॉफ्ट जो है वो भी उतना इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे मेनली डिपेंडेंट कौन है? सबसे मेनली इनमें से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के ऊपर सबसे ज़्यादा किसका डिमांड इफेक्ट होगा? कॉपर का ही डिमांड इफेक्ट होगा, क्योंकि वो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में लग रहा है, ठीक है ना। तो उसका डिमांड सबसे ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट होगा। तो बेसिकली आंसर शुड बी कॉपर। तो देखिए सोल्यूशन देखिए, ए इज करेक्ट। कॉपर इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, ऑल ऑफ विच आर इकोनॉमिकली सेंसिटिव। बी इज इनकरेक्ट, नेचुरल गैस, बिकॉज डिमांड फॉर नेचुरल गैस इज प्राइमरली डिपेंड बाय द वेदर कंडीशंस, ठीक है। तो वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितने पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। उसके बाद सी इज इनकरेक्ट बिकॉज डिमांड फॉर सॉफ्ट्स इज प्राइमरली ड्रिवन बाय द ग्लोबल वेल्थ। तो यहाँ से भी एक पॉइंट निकल के आया कि भाई सॉफ्ट्स का जो डिमांड है दैट इज प्राइमरली डिपेंडेंट अपॉन द ग्लोबल वेल्थ। ग्लोबल वेल्थ का जो लेवल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक ही क्वेश्चन करने से हम लोग का कितना सारा पॉइंट्स निकल के आ गया। और यही पॉइंट्स को अगर हम लोग को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना पड़ता तो कितना मोनोटोनस हो जाता। तो एक इंटरैक्टिव वे में निकल के आ गया। तो यहाँ से आप पॉइंट्स में आप नोट कर सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चर, ठीक है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंडस्ट्रियल मेटल से रिलेटेड। उसके बाद नेचुरल गैस से रिलेटेड वेदर कंडीशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद सॉफ्ट से रिलेटेड ग्लोबल वेल्थ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो जैसे मैंने क्या किया है, इन सब इलस्ट्रेशंस को करवाने के बाद मैंने एक समरी नोट्स बना दिया यहाँ पे, तो इसी के साथ वो अटैच्ड है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक समरी नोट्स मैंने तैयार किया है जो इन्हीं सब एग्जाम्पल्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो आप इन एग्जाम्पल्स को करेंगे, उसके बाद इन समरी नोट्स को अगर पढ़ लेंगे तो बेसिकली आपका ये एलओएस का जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ ये हुआ। तो अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी सेक्टर्स आर लीस्ट अफेक्टेड इन द शॉर्ट टर्म बाय वेदर रिलेटेड रिस्क। विच ऑफ द कमोडिटी सेक्टर्स आर लीस्ट अफेक्टेड इन द शॉर्ट टर्म बाय वेदर रिलेटेड रिस्क। तो वेदर से रिलेटेड जो रिस्क है उससे कौन सा कमोडिटी सेक्टर सबसे कम इफेक्टेड होता है वो अपने को जानना है। तो पहला बोला है एनर्जी। तो एनर्जी तो इफेक्टेड है ही, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एनर्जी के अंदर क्या आता है। एनर्जी के अंदर नेचुरल गैस आता है, एनर्जी के अंदर रिफाइंड प्रोडक्ट्स आता है, एनर्जी के अंदर क्रूड ऑयल आता है, ऑल ऑफ विच आर इफेक्टेड बाय वेदर। दे आर एक्चुअली सिचुएटेड इन द कोस्टल रीजन्स, जहाँ पर वेदर का सीवियरिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दे आर इफेक्टेड बाय वेदर। उसके बाद बोला है लाइफ स्टॉक। तो बेसिकली लाइफ स्टॉक क्या होता है? लाइफ स्टॉक आपका कैटल हो गया, गाय, भैंस, बकरी, कैटल, ठीक है ना, वो हो गया आपका लाइफ स्टॉक। तो बेसिकली उनको पहले फीड किया जाता है, उनको पूरा अच्छे से फीड किया जाता है पूरा कैटल को, उसके बाद उनको स्लॉटर करके बेच दिया जाता है इंटरनेशनल मार्केट्स में, ठीक है। तो बेसिकली लाइफ स्टॉक का भी जो
लाइफ स्टॉक का जो सेक्टर है दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय द वेदर रिलेटेड रिस्क, राइट? क्योंकि वो जो एनिमल्स है जिनको अपने फीड कर रहे हैं, जिनको अपने पाल रहे हैं, तो अगर वेदर खराब हुआ तो उनके वजह से उनका हेल्थ पे फर्क पड़ सकता है। तो हेल्थ पे फर्क पड़ सकता है, उन लोगों को कोई डिजीज कैच हो सकता है जिसके वजह से उनका जो मीट होगा, उनका जो मीट होगा, जो फाइनल होगा, जो अपने स्लॉटर करके निकालेंगे, तो बेसिकली हो सकता है उसका क्वालिटी खराब हो जाए, ठीक है? तो उसमें भी दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द वेदर रिलेटेड रिस्क। बट सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रेशियस मेटल्स। प्रेशियस मेटल्स क्या हो गया? जैसे गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, इंडस्ट्रियल मेटल्स हो गया। तो इंडस्ट्रियल मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स इतना ज़्यादा वेदर रिलेटेड रिस्क से नहीं होता इफेक्टेड, क्योंकि इनका जो स्टोरेबिलिटी है ना वो बहुत हाई है। दे कैन बी स्टोर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड दे विल नॉट बी इफेक्टेड। तो जैसे लाइफ स्टॉक को आप कितना टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं? आप जो स्लॉटेड किया हुआ मीट है उसको कितना टाइम तक स्टोर करके रखेंगे? वो एक ना एक बार खराब हो ही जाएगा, ठीक है? और उसके बाद एनर्जी, उसका भी स्टोरेबिलिटी का चीज़ बहुत लो है। तो इसमें प्रेशियस मेटल्स का जो स्टोरेबिलिटी है ना वो बहुत हाई है, जिसके वजह से वेदर रिलेटेड रिस्क से वो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता है। तो आंसर शुड बी सी। देखिए, सी इज करेक्ट। वेदर हैज़ वेरी लिटिल इम्पैक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेशियस मेटल्स गिवन देयर सिग्निफिकेंट स्टोरेबिलिटी। तो एक पॉइंट यहाँ से निकल के आया, किसके बारे में? इंडस्ट्रियल एंड प्रेशियस मेटल्स के बारे में, कि उनका स्टोरेबिलिटी हाई होता है। फिर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, फंड फ्लोज एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आर मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो और 3 पॉइंट निकल के आया कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल और प्रेशियस मेटल्स। एक तो आपका इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशंस हो गया। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स जो है, ठीक है, वो तो हर जगह आपके काम आता है, ठीक है? तो वो इट्स एन एंसिलरी टू अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। तो अगर इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशंस हाई होता है, इन्फ्लेशन अगर हो जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है दे राइज, तो उसके वजह से क्या होगा कि रॉ मटेरियल्स का भी प्राइस बढ़ेगा। तो बिजनेसेस के लिए अगर रॉ मटेरियल्स का भी प्राइस बढ़ेगा, तो जो बिजनेसेस सपोज कॉपर, ठीक है, उसको अपना रॉ मटेरियल की तरह यूज करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, तो अगर कॉपर का दाम अगर बढ़ता है तो उसके वजह से कॉपर का डिमांड भी तो इफेक्ट होगा ना उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, ठीक है? उसके बाद बोला है फंड फ्लोज। तो बेसिकली फंड फ्लोज का मतलब क्या होता है? फंड फ्लोज का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो क्रेडिट किस कॉस्ट पे अवेलेबल है, पैसा, कैपिटल किस कॉस्ट पे अवेलेबल है, उससे भी डिपेंड करता है कि बिजनेसेस कितना इन्वेस्टमेंट करेगी रॉ मटेरियल्स के अंदर, ठीक है? प्लांट्स में तो रॉ मटेरियल्स में भी उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है? और उसके बाद बोला है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो वो तो अपने जानते हैं कि जो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा उस पे इंडस्ट्रियल मेटल्स का जो डिमांड है वो भी इफेक्टेड होगा, ठीक है? तो ये 4 पॉइंट यहाँ से निकल के आया, ठीक है? ये 4 पॉइंट को भी मैंने अपने समरी नोट्स में डाल दिया। उसके बाद A is incorrect because energy production is often located in coastal zones। तो देखिए यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया एनर्जी सेक्टर के बारे में, दैट आर वर्नरेबल टू सीवियर वेदर। तो वेदर रिलेटेड रिस्क से वो लोग इफेक्टेड है। और B is incorrect because द हेल्थ ऑफ लाइफ स्टॉक इज वर्नरेबल टू द वेदर कंडीशंस। फिर से एक नया पॉइंट निकल के आया लाइफ स्टॉक के बारे में, बिकॉज द रिस्क ऑफ द डेथ एंड डिजीज बाय एक्सट्रीम कोल्ड, वेट एंड हीट, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि 2 ही एग्जांपल करने से आपके पास कितने सारे पॉइंट्स निकल के आ गए, ठीक है? तो आपको बेसिकली पॉइंट्स को मगअप भी नहीं करना पड़ा, समझ में भी आ गया और क्वेश्चंस में भी उसका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है? अब अपने आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 3 क्या बोला है? एग्जाम्पल 3 बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी डिफरेंस इन द प्रोडक्शन लाइफ साइकिल बिटवीन क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो प्रोडक्शन का जो लाइफ साइकिल होता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या प्राइमरी डिफरेंस क्या है? ओके, ओनली क्रूड ऑयल नीड्स टू बी स्टोर्ड, ऐसा तो कुछ नहीं है। नेचुरल गैस को भी तो एक्सट्रैक्ट करके स्टोर करना ही पड़ता है, ठीक है? उसके बाद नेचुरल गैस इज नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय शिप्स। तो नेचुरल गैस तो शिप्स से ही ट्रांसपोर्ट होता है ना, थ्रू इंटरनेशनल वाटर्स। जब अपने ट्रांसपोर्ट करते हैं नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये सबको, तब अपने शिप से ही तो करते हैं। उसके बाद बोला है नेचुरल गैस रिक्वायर्स वेरी लिटिल एडिशनल प्रोसेसिंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन कंपेयर्ड विद क्रूड ऑयल। तो दिस पॉइंट नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। CFA इंस्टीट्यूट वांट्स यू टू नो दिस कि भाई नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के बीच में प्राइमरी डिफरेंस क्या है। नेचुरल गैस को खोद के निकाल लिया, बस उसका काम खत्म। लेकिन अगर नेचुरल गैस को क्रूड ऑयल में बदलना है तो उसको पहले आपको रिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है? तो बेसिकली क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन लाइफ साइकिल होता है वो नेचुरल गैस से और बड़ा होता है, क्योंकि क्रूड ऑयल कब बनता है? जब अपने नेचुरल गैस को रिफाइन करते हैं। लेकिन नेचुरल गैस तो उसी समय पे खत्म हो जाता है ना, जब हम उसको खोद के एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं, ठीक है? जब अपने एक्सट्रैक्शन करके नेचुरल गैस का फाउंडेशन कर लेते हैं तब नेचुरल गैस का काम खत्म। अब उसको स्टोर कीजिए और फिर उसको सेल कीजिए। लेकिन उसके बाद अगर अपने उसको रिफाइन करते हैं तब वो क्रूड ऑयल बनता है, ठीक है? और जब क्रूड ऑयल को फिर स्टोर करके सेल किया जाता है। सो दैट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन साइकिल ऑफ व्हाट, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आंसर पढ़ते हैं, सी इज करेक्ट। नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम after it is extracted from the ground, but crude oil must first be processed for later use. A is incorrect because both oil and natural gas are stored before usage.
डी इज इनकरेक्ट बिकॉज बोथ ऑयल एंड नेचुरल गैस आर ट्रांसपोर्टेड यूजिंग शिप्स. ठीक है, ओके. एग्जाम्पल 4 में चलते हैं. तो यहाँ से भी आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया. किसके बारे में? एनर्जी सेक्टर के बारे में. ना देखिए एग्जाम्पल 4. बिकॉज ऑफ द लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल मेटल्स, प्रोड्यूसर्स immediately shut down new capacity when supply exceeds demand. Option number B, have an incentive to maintain operation production levels when demand declines. And option number C, find it difficult to cut back production or capacity even when supply exceeds demand or demand slows. तो बेसिकली यहाँ पर बोला है कि लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि अगर आप मास प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, अगर आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि आपका जो पर यूनिट जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है ना वो कम हो जाता है. जैसे आप एक बार इससे बाहर निकल के एक बार बिग बाजार को इमेजिन करते हैं. तो बिग बाजार इज अ रिटेल आउटलेट जो एफएमसीजी गुड्स ये सबको कंज्यूमर्स को बेचता है. तो बेसिकली वो एक रिटेल आउटलेट है. तो जब वो होलसेलर से माल बाई करता होगा तो वो तो बल्क क्वांटिटीज में करता होगा, ठीक है. तो वो अगर बल्क क्वांटिटीज में माल बाई करता है तो वो अपने आखिरी रुपए तक का भी डिस्काउंट उठा लेता है. तो उसी को तो कहते हैं कि जब आप बल्क बाइंग कर रहे हैं तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा रहे हैं. वैसे ही जब आप मास प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपका जो पर यूनिट का कॉस्ट है वो लो हो जा रहा है, ठीक है, वो कमती हो जा रहा है, जिससे आपका मार्जिन जो है वो बढ़ जाता है. तो अपने उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं. तो बेसिकली होता क्या है कि जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है ना उसके जो प्रोड्यूसर्स है उसमें जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है ना वो बहुत हैवी है. सो देयर इज अ हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्लस उसका जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ना वो बहुत हाई है, ठीक है. तो जिसके वजह से क्या होता है कि अगर थोड़ा सा सपोज डिमांड स्लो हो गया, जैसे कॉपर का सपोज डिमांड अगर कम हो गया, तो डिमांड कमती होते ही वो अपने कैपेसिटी को काट नहीं सकते हैं, ठीक है. डिमांड कम होते ही सपोज एक मिल है, एक फैक्ट्री है, वो 80% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है, तो वो सीधा तो 80 से 50% कैपेसिटी नहीं कर देगा, क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, बहुत सारा जो है प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो उसके गोडाउन में रखा हुआ है, उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिल रहा है, तो वो ऐसे कैसे अपने कैपेसिटी को लोअर कर देगा, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होता है. तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने क्या बोला है कि आप कैपेसिटी को कम नहीं कर सकते. आप कैपेसिटी को कम करना बहुत मुश्किल होता है प्रोड्यूसर्स के लिए, लेकिन प्रोड्यूसर्स क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी के अंदर जो प्रोडक्शन है ना उसको काट सकते हैं. कैपेसिटी के अंदर जैसे 80% कैपेसिटी पे अगर फैक्ट्री ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कैपेसिटी के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है ना उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है. लेकिन हैव एन इंसेंटिव टू मेंटेन ऑपरेटिंग प्रोडक्शन लेवल्स इज नॉट डिजायरेबल, राइट, क्योंकि आपका डिमांड जो है वो तो स्लो हो गया, एक्सेस सप्लाई हो चुका है. तो एक्सेस सप्लाई के केस में अगर आप और प्रोडक्शन करेंगे तो उस केस में तो आपको लॉस ही होगा ना, क्योंकि आपका तो फिर सिर्फ इन्वेंट्री भर जाएगा, क्योंकि माल तो बिकेगा नहीं, इसीलिए, ठीक है. और इमीडिएटली शट डाउन न्यू कैपेसिटी. तो इमीडिएटली शट डाउन द न्यू कैपेसिटी कैसे हो सकता है, क्योंकि उसमें तो टाइम लैग का डिफरेंसेस आ जाएगा कि जैसे ही डिमांड कमती हो वैसे ही तुरंत आप कैपेसिटी को तो काट नहीं सकते हैं ना, क्योंकि फिर उतना टाइम तो आपके पास बचेगा ही नहीं, ठीक है. तो इसी रीजन से बोला है कि इंडस्ट्रियल मेटल्स में क्या होता है कि जैसे ही अगर डिमांड सपोज स्लो होता है या फिर एक्सेस सप्लाई हो गया आपके पास, ठीक है, तो आप तुरंत ही कैपेसिटी को नहीं काट पाते. प्रोड्यूसर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू दैट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बिकॉज ऑफ द हेवी इन्वेस्टमेंट दैट इज देयर इन दैट सेक्टर, ठीक है. तो अब अपने आंसर को पढ़ते हैं. आंसर होना चाहिए आपका सी, ठीक है. सी इज द आंसर. Given the sizable facilities in which metals are produced, reducing capacity is difficult when demand slows. A is incorrect because of the time lag involved in responding to the reduced demand conditions. ठीक है. B is incorrect because producers would face financial losses if they maintained production levels when there is a decline in demand. ठीक है. तो इससे भी एक एडिशनल पॉइंट निकल के आया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया जो मैंने अपने समरी नोट्स में मेंशन कर दिया है, ठीक है. ओके, नाउ एग्जांपल 5 में चलते हैं. एग्जांपल 5 क्या बोलता है? यूएस लाइवस्टॉक साइकिल. The US livestock sector is among the least export-oriented commodity sectors. Least export-oriented commodity sectors का मतलब तो मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ये लैंग्वेज यहाँ पर क्यों यूज़ किया है, ठीक है. लेकिन ऐसा मैं कुछ इन्फर कर सकता हूँ कि भाई उसका एक्सपोर्ट कम क्यों होता है. तो मैं कैसे उसको इन्फर करूँ, वो ऑप्शंस देख के ही पता चलेगा. सेक्टर्स बिकॉज ऑफ, सबसे पहले तो बोला है लो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन द सेक्टर. तो अब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन द सेक्टर लो है कि हाई है, वो मैं ऐसे कैसे कमेंट कर सकता हूँ सिर्फ क्वेश्चन को देखकर. I have to have some proof, I have to have some research, ठीक है. लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द करेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, अभी टेक्नोलॉजी का क्या लेवल हो गया है, पहले से टेक्नोलॉजी कितना बढ़ चुका है, उसके बेसिस के ऊपर मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लो तो नहीं होगा, वो हमेशा हाई ही रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो तो हमेशा बढ़ ही रहा है ना. न्यू इनोवेशंस के कारण अपने ये बोल सकते हैं कि भाई जनरली टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो बढ़ रहा होगा, ठीक है. तो इसी के लिए मेरे को ये पॉइंट गलत लग रहा है. इट विल बी हाई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है.
उसके बाद बोला है हाई रिस्क ऑफ स्पॉइलेज वंस द एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बेसिकली लाइफ स्टॉक में होता क्या है कि अपने एनिमल्स को फीड करते हैं, उनको पूरा पाल पोस के बड़ा करते हैं, फिर उनका स्लॉटर करते हैं। स्लॉटर करके जब हम उसको स्लॉटर करते वक्त क्या होता है कि बहुत वेस्टेज होता है। जैसे हम जब गाय भैंस बकरी ये लोग जब होता है तो इन लोग का जब स्लॉटर किया जाता है मीट में पैकेज करके फिर उनको बेचा जाता है, तो उसमें वेस्टेज का स्पॉइलेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। स्पॉइलेज का प्रॉब्लम्स मतलब कि क्वालिटी अगर ख़राब निकल गया, ठीक है, बहुत सारा क्वालिटी अगर ख़राब निकल जाता है तो उस केस में तो बहुत ही हार्मफुल हो सकता है वो, तो बहुत सारा वेस्टेज भी हो जाता है। सो देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ स्पॉइलेज इन दैट सेक्टर, दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। वंस द एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, लिटिल और नो डिमांड फॉर यूएस लाइवस्टॉक फ्रॉम आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये पॉइंट भी गलत है। ये पॉइंट गलत क्यों है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है ना, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज लाइक इंडिया, लाइक अदर कंट्रीज, जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है उसमें जो लाइफ स्टॉक का डिमांड है ना दैट इज वेरी हाई। वाई द डिमांड इज वेरी हाई? द डिमांड इज वेरी हाई बिकॉज इन दैट इकोनॉमीज द लेवल ऑफ income growth rate is very high, the level of consumption growth is very high, ठीक है, लेवल ऑफ कंजम्पशन इज हाई, लेवल ऑफ इनकम इज ग्रोइंग, सो पीपल्स लाइफ स्टाइल इज चेंजिंग, ठीक है। तो पीपल का जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, जिसके लिए उन लोग का जो लाइफ स्टॉक का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर इनकम्स बढ़ेगा, कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो उस केस में तो लाइफ स्टॉक का डिमांड भी बढ़ेगा ना। तो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी से तो लाइफ स्टॉक का बहुत डिमांड आता ही आता है। सो वी कांट से दैट लिटिल और नो डिमांड, देयर इज डिमांड ऑब्वियसली इन द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। सो देखिए यहाँ पर भी आपके पास कितना सारा पॉइंट्स निकल के आ गया। तो एक बार आंसर पढ़ते हैं। बी इज करेक्ट, हाँ तो बी इज करेक्ट है। लाइफ स्टॉक इंकर हाई रिस्क ऑफ स्पॉइलेज वंस दे आर स्लॉटर्ड अनलेस द मीट इज फ्रोजन। ए इज इनकरेक्ट बिकॉज एडवांसेस इन क्राइकोजेनिक्स have improved the ability to export from the United States. C is incorrect because demand for US livestock has expanded internationally, particularly in the emerging market economies that are experiencing economic growth. ठीक है, तो आपने देखा कि ये 5 एग्जाम्पल्स करने से आपको कितना नॉलेज मिला, ठीक है, जिसको फिर आप एक समरी नोट्स में फ्रेम करके आप उसको अगर पढ़ेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर समरी नोट्स बना दिए हैं, तो एक बार आइए समरी नोट्स को देख लेते हैं। ये अपना LOS A and B खत्म हो गया है, ठीक है। तो समरी नोट्स को देखते हैं। तो कमोडिटी सेक्टर्स में क्या क्या आता है? एक तो एनर्जी है, एनर्जी के अंदर नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है और रिफाइंड प्रोडक्ट्स है। फिर नेचुरल गैस रिक्वायर्स वेरी लिटिल एडिशनल प्रोसेसिंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन कंपेयर टू क्रूड ऑयल, ठीक है। तो ये पॉइंट तो सेम का सेम मैंने लिखा है वो एग्जाम्पल से, ठीक है। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली टेस्ट कर सकता है क्वेश्चन के अंदर। फिर वेदर कंडीशंस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन नेचुरल गैस एंड द होल एनर्जी सेक्टर बिकॉज दे आर ऑफन लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन्स विद द वेदर रिलेटेड रिस्क इज वेरी हाई, ये भी एग्जाम्पल से लिया है। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो ये पूरा का पूरा एनर्जी सेक्टर का एक कॉम्पैक्ट नोट्स मैंने बना दिया है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स के बारे में भी हम लोग ने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे, तो उसका एक समरी बना के मैंने लिख दिया है। प्रेशियस मेटल्स कैन बी स्टोर्ड इन देयर डिमांड डिपेंड्स अपॉन ग्लोबल वेल्थ, ठीक है। इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फंड फ्लोज आर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। तो ये तीनों पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ड्यू टू अ लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड अ हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, firms operating in these sectors find it difficult to cut the capacity when the demand slows. The production in the capacity can be reduced, but the capacity itself cannot be reduced. ठीक है, तो ये पॉइंट भी मैंने आपको पूरा एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। एंड देयर इज ऑल्सो यूज टाइम लैग इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ कैपेसिटी। और इसका जो स्टोरेबिलिटी होता है मैं यहाँ पर, हाँ ये देखिए स्टोरेबिलिटी के बारे में भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो इसका भी एक कॉम्पैक्ट नोट्स तैयार हो गया। फिर लाइफ स्टॉक में आते हैं। लाइफ स्टॉक सबसे पहले तो वेदर कंडीशंस, टेक्नोलॉजी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सेक्टर, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज वेरी हाई अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, ठीक है। फिर देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ स्पॉइलेज एंड द डिमांड इज वेरी हाई इन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। एंड प्राइस ऑफ ग्रेन्स, अरे तो ग्रेन्स तो कैटल को फीड करने के लिए तो ग्रेन्स ही काम आएगा ना। तो बेसिकली जो ग्रेन्स का प्राइस है दैट इज ऑल्सो सर्विंग एज एन एंसिलरी टू दैट सेक्टर, तो उनका भी प्राइस से वो इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो प्राइस ऑफ ग्रेन्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। चौथा सेक्टर है ग्रेन्स। इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल नहीं था लेकिन ये जनरल है, ये बहुत ही जनरल है। तो उसमें तो वेदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, फार्मर्स का आप तो सोच ही सकते हो उसके बारे में। फिर सीजनल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, हर वेजिटेबल का, हर क्रॉप का एक अपना ही एक सीजन होता है प्रोडक्शन का। और उसके बाद एंसिलरी टू द लाइफ स्टॉक सेक्टर। और फिर सॉफ्ट या फिर कैश क्रॉप्स में हम लोग पहले क्वेश्चन में एक पॉइंट पढ़े थे कि इट डिपेंड्स अपॉन द ग्लोबल वेल्थ, ठीक है। एंड उसमें एक एडिशनल पॉइंट है कि इट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, कि पूरे साल भर में ये प्रोड्यूस होता है, पूरा साल प्रोड्यूस होता है। ये ग्रेन्स की तरह नहीं है जो सीजनल वाइज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट पूरा साल ही प्रोड्यूस होता रहता है क्योंकि इसका जो डिमांड है ना वो पूरा साल ही एकदम कॉम्पैक्ट रहता है और एकदम मेंटेन रहता है, इसीलिए,
क्योंकि ये कैश क्रॉप्स है। ओके, सो आई होप आपको ये दोनों एलओएसिस बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस पीडीएफ का पूरा प्रिंट आउट लेना है। उसके बाद आपको ये क्लास करके फिर आपको क्या करना है, इस एलओएस को टैकल करने के लिए आपको सबसे पहले ये 5 एग्जाम्पल सॉल्व करने होंगे, ठीक है, जो मैंने आपको सॉल्व करवाए। ये 5 एग्जाम्पल्स पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो ऊपर समरी नोट्स मेंशन्ड होंगे उनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, नाउ अब चलते हैं एलओएस के अंदर, ठीक है, एलओएस के अंदर चलते हैं। एग्जाम्पल 6 देखो, कमोडिटीज वर्सेस स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। इन कॉन्ट्रास्ट टू द फाइनेंशियल एसेट्स सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, कमोडिटीज आर ऑलवेज फिजिकल गुड्स। तो क्या कमोडिटीज हमेशा फिजिकल गुड्स होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो एनर्जी सेक्टर है, नेचुरल गैस, ये सब, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है, दीज कमोडिटीज आर नॉट टैंजिबल कमोडिटीज, सो वी कैनॉट कॉल दैट एवरी कमोडिटी इज लाइक अ फिजिकल गुड। इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, ये सब तो इंटैंजिबल होता है ना, तो हर कमोडिटी फिजिकल गुड्स नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो इंटैंजिबल भी होता है। उसके बाद कमोडिटीज जनरेट पीरियोडिक कैश फ्लोज। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कमोडिटीज डू नॉट जनरेट पीरियोडिक कैश फ्लोज। आई रिपीट, कमोडिटीज डू नॉट जनरेट पीरियोडिक कैश फ्लो। आज अगर आप एक कमोडिटी को बाई करते हैं तो आप खुद सोचिए कि क्या वो मेरे को कैश फ्लो जनरेट करके दे सकता है? क्या वो मेरे को कैश फ्लो जनरेट करके डायरेक्टली नहीं दे सकता है। सो देयर कैन नॉट बी अ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज। बेसिकली जब अपने स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स का वैल्यूएशन करते हैं, सो सपोज स्टॉक्स में मैंने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल लगाया, तो उसमें मैंने क्या किया, स्टॉक से जो डिविडेंड आने वाला है फ्यूचर में, तो एक कांस्टेंट पैटर्निस्टिक डिविडेंड है जिसको मैं कुछ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से पुल करके आज स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहा हूँ। बॉन्ड्स में कूपन है, तो मैं कूपन जो मेरे को सपोज एक 5 ईयर का बॉन्ड है, तो कूपन करके मेरे को 5 साल तक मिलेगा, उसका भी मैंने स्पॉट रेट से पुल करके मैंने आज वैल्यूएशन किया। लेकिन कमोडिटीज के बारे में जैसे ही सोचते हैं ना, वैसे ही फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज का तो कभी भी मन में नहीं आएगा। इनफैक्ट इसमें तो कैश आउटफ्लोज आप इंकर करते हैं, यू इंकर कैश फ्लोज, ठीक है, यू हैव टू bear the cash outflow in the form of transportation cost, in the form of storage cost। कमोडिटी का स्टोरेज है उसका खर्चा, कमोडिटी का ट्रांसपोर्टेशन उसका खर्चा, तो बेसिकली इसमें तो कैश आउटफ्लो ज्यादा होता है, ठीक है। तो बेसिकली दे आर नॉट प्राइस्ड और वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक दैट वी यूज इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। ओके, देन कमोडिटी इन्वेस्टमेंट इज प्राइमरली वाया डेरिवेटिव्स। दिस इज द वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। ये तो लेवल 1 में भी पढ़ा हुआ है कि जो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट होता है वो प्राइमरली डेरिवेटिव्स के थ्रू होता है, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, स्वैप्स, ये सब के थ्रू होता है, और मेनली सबसे मेनली फ्यूचर्स मार्केट के थ्रू होता है। जो कमोडिटी का फ्यूचर्स मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस पॉइंट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 3 पॉइंट्स। लेट्स लुक एट द आंसर। सी इज करेक्ट। द मोस्ट कॉमन वे टू इन्वेस्ट इन कमोडिटीज इज वाया डेरिवेटिव्स। A is incorrect because although most commodities are physical goods, certain new classes such as electricity or weather are not tangible. B is incorrect because commodities may incur rather than generate periodic cash flow through transportation and storage cost when the commodities are physically owned. अब example 7 देखते हैं, तो यहाँ से भी important points निकल के आया, ठीक है। Now let's go to example 7. Example 7 देखते हैं। Example 7 बोला है spot commodity valuation. Spot commodity valuation में बोला है what is the key distinction between the valuation of commodities compared with the valuation of stocks and bonds। तो क्या की डिस्टिंक्शन है कमोडिटीज का वैल्यूएशन में और स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स का वैल्यूएशन में? पहले बोला है वैल्यूएशन ऑफ कमोडिटीज कैन नॉट बी कंडक्टेड यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। एक्चुअली यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वैल्यूएशन ऑफ कमोडिटीज कैन बी डन यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो टेक्निकल टूल्स के थ्रू आप कमोडिटीज का वैल्यूएशन कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कमोडिटीज का जो प्राइसिंग है ना, प्राइसिंग दैट इज अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स, ठीक है। तो डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, उन दोनों फैक्टर्स से रिलेटेड है कमोडिटीज का प्राइसिंग। क्योंकि हम लोग ने अभी पढ़ा था कि पीरियोडिक कैश फ्लो तो जनरेट हो नहीं सकता, सो दे कैन नॉट बी वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द DCF टेक्निक। देयर प्राइसेस आर बेस्ड अपॉन सप्लाई एंड डिमांड। So basically for capturing those supply and demand tools and for further forecasting the prices of commodities we can actually use technical tools। वो क्या टेक्निकल टूल्स होते हैं, कैसे उनको यूज किया जाता है, ये हम लोग की करिकुलम में टेस्टेबल नहीं है, तो मैं उसको कवर भी नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग को एक पॉइंट याद रखना है कि वी कैन यूज टेक्निकल एनालिसिस इन वैल्यूएशन ऑफ कमोडिटीज, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ कमोडिटीज फोकसेस ऑन सप्लाई एंड डिमांड whereas valuation of stocks and bonds focuses on discounted cash flow। बहुत ही सही पॉइंट बोला है कि भाई वैल्यूएशन ऑफ कमोडिटीज कैसे होता है, सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स के थ्रू, और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स कैसे होता है, जैसे अपने जानते हैं अपने फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज को एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से टर्न किया आंसर लेके आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, वैल्यूएशंस ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स फोकसेस ऑन फ्यूचर सप्लाई एंड डिमांड whereas commodity valuation focuses on future profit margins and cash flows।
तो बेसिकली ये तो उल्टा ही बोल दिया ना, ये उल्टा बोल दिया. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इट इज बी. ठीक है, देखिए बी इज करेक्ट. द वैल्यूएशन ऑफ कमोडिटीज इज बेस्ड ऑन अ फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर प्राइसेस based on supply and demand factors as well as expected price volatility. ठीक है, in contrast the valuation of stocks and bonds is based on estimating future profitability and or cash flow. A is incorrect because technical analysis is sometimes applied to valuing commodities. C is incorrect for the reason stated for choice B. So I hope आपको ये LOS भी समझ में आ गया होगा. तो मैंने इसके ऊपर जो समरी नोट्स प्रिपेयर किया है उसको एक बार पढ़ लेते हैं. देखिए, commodities do not produce a stream of future cash flows like stocks and bonds. We have to incur cash flows in transportation and storage. फिर commodity prices are mainly determined by the demand and supply forces and not the DCF technique. फिर valuation of commodities can be conducted using both fundamental and technical analysis. उसके बाद commodities are not always physical goods, like they can also be natural gas, electricity, etc. Commodity investment is primarily made via derivatives. तो ये पूरा का पूरा समरी नोट से आपको LOS जो है आपके हाथ में आ गया. अब इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको आंसर कर सकते हैं. इतना कॉन्फिडेंस हम लोग के अंदर आ गया है. ठीक है, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, दैट इज LOS DENF, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है चैप्टर का. ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी CFA L2 से रिलेटेड कोई भी चैप्टर आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, और आप उसको आप चाहते हैं कि मैं उसको कवर करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. चैनल आप दूसरों से वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि उन लोग को भी नॉलेज मिल सके. थैंक यू वेरी वेरी मच.